बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज हमारी ऑनलाइन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है। C1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 3 को हम स्टडी कर रहे हैं और 8/12/2020 जो है वो हमारे पास डेट है। तो कल जो है वो हमने मोमेंटम जो है उसको स्टडी करना शुरू किया था और न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है उसको हमने कैलकुलेट किया था। तो आज हमने जो नेक्स्ट चीज़ स्टडी करनी है वो हमने स्टडी करना है इम्पल्स को, और उसके बाद इम्पल्स को स्टडी करने के बाद जो है वो हम अहेड करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम्स पे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इम्पल्स। इम्पल्स जो है ये क्या चीज़ होती है? तो जब फोर्स जो है वो एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, बहुत थोड़ी देर के लिए। मिसाल के तौर पर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है कि गेंद जब बॉलर बॉल करवाता है तो गेंद जो है वो बैट के साथ टकराता है, और जब गेंद बैट के साथ टकराता है तो बैट और गेंद के दरमियान जो टाइम ऑफ कोलिजन होता है वो बहुत कम होता है। फॉर इंस्टेंट वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए जो है वो फोर्स एग्जर्ट करता है बैट बॉल के ऊपर। तो ये जो फोर्स एग्जर्ट होती है बैट की बॉल के ऊपर फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज इम्पल्स। तो इसको हम इम्पल्स का नाम दें, यानी कि वो फोर्स कि जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करे, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? उस फोर्स को हम इम्पल्स का नाम जो है वो देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें कि व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट करे, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है जी। तो जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ऑफ टाइम है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम is known as impulse। तो इसको हम इम्पल्स का नाम देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इम्पल्स। इसे हम इम्पल्स का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी कि आई एफ क्रॉस टी, ठीक है। तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। और टी तो आपको पता टाइम है, और टाइम जो है वो स्केलर है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इम्पल्स। अब आप देखें कि जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, टक्कर हो जाती है, तो इस टक्कर में भी दोनों गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स जो है वो एग्जर्ट करती हैं। तो ये फोर्स भी जो होती है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसे हम इम्पल्स का नाम देते हैं। अब हमने रिलेशन देखना है इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम के दरमियान। A relation between impulse and change of momentum।
इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम के दरमियान रिलेशन हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी ये होता है हमारे पास। तो एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये आ जाए। और यहाँ पर हमारे पास जो एफ क्रॉस टी है ये इक्वल है आई इम्पल्स के। तो इसका मतलब है कि इम्पल्स, ये इक्वेशन को इधर पुट कर दें तो एम वी एफ माइनस एम वी आई के बराबर आ रही। और इसमें एम वी एफ पी फाइनल है और ये पी इनिशियल है, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डेल्टा पी चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि इम्पल्स जो है एक्चुअली ये क्या होता है, इम्पल्स जो है ये चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो हमें बाज़ दफ़ा क्या करना पड़ता है, मोमेंटम को ऐसे केसेस के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है जहाँ पर जो फोर्स है वो बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करती है समटाइम्स, यानी कि समटाइम्स हमें मोमेंटम यानी कि बड़ी थोड़ी के लिए देर के लिए फोर्सेस जो एक्ट करती हैं। तो वो केसेस के जिनमें फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करती है, वहाँ पर हमें इम्पल्स का कंसेप्ट जो है उसको यूज़ जो है वो करना पड़ता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया है कि हमारे पास एक बैट है, वो एक क्रिकेट बॉल को हिट करता है, तो फोर्स वेरी करती है इसके ऊपर इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन, यानी कि फोर्स के अंदर वेरिएशन आ रही है। तो इम्पल्स का कंसेप्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर वेरिएशन ऑफ फोर्स जो है वो आती है। ठीक है, वी यूज़ द कंसेप्ट of impulse in the cases when there is a variation of force। जब फोर्स के अंदर वेरिएशन जो है वो आती है तो उस वक्त हम इम्पल्स का जो है वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन। अब आप देखें जब बैट हिट करता है बॉल को तो उस वक्त फोर्स वेरी करती है इस इंस्टेंट टू इंस्टेंट इस कोलिजन के दौरान। तो इसका मतलब है कि सच केसेस में हम प्रोडक्ट लेते हैं फोर्स और टाइम की, इसके लिए कि हम सिंपल सिर्फ एक क्वांटिटी जो है उसको लें, यानी कि हम सिर्फ फोर्स को कंसिडर करें, नहीं, हम जहां पर फोर्स वेरी कर रही है, अब देखें ना फोर्स के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स के अंदर जो है वो वेरिएशन आ रही है। तो फिर हम सिंगल क्वांटिटी फोर्स तो नहीं ले रहे, क्योंकि फोर्स कांस्ट, हाँ अगर फोर्स कांस्टेंट रह रही हो तो फिर तो टाइम की ज़रूरत नहीं है, वो तो हर टाइम इंटरवल के ऊपर फोर्स कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि चूंकि वेरिएशन आ रही है हर इंस्टेंट के ऊपर, लिहाजा हमें फोर्स और टाइम दोनों की प्रोडक्ट जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आ जाए आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर नेक्स्ट, और उसके बाद फिर हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। आइसोलेटेड सिस्टम, वैसे तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो हम जब बात करें तनहा, यानी कि जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट ना आ रहा हो, तो हम कहते हैं कि दैट इज़ अ आइसोलेटेड सिस्टम। आप कह सकते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं
अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एग्जर्ट एनी फोर्स, यानी कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो है, कोई एक्सटर्नल चीज़ जो है वो कोई फोर्स जो है वो अप्लाई ना करे, तो ऐसा सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी exerts any force is called isolated सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम कि जिसमें कोई भी एजेंसी, कोई बैरूनी एजेंसी, कोई बैरूनी चीज़ जो है वो कोई फोर्स एग्जर्ट ना करे, तो इस किस्म का जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब इससे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के आपके पास सपोज करें कि हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैं जो इनक्लोज हैं एक ग्लास कंटेनर के अंदर या ग्लास वेसल में कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन, अपनी रैंडम मोशन की वजह से। ठीक है, रैंडम मोशन की वजह से जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, लेकिन ये चूंकि किसी ग्लास वेसल के अंदर इनक्लोज है इसलिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकेगी। ठीक है, देखें ना, एक ग्लास कंटेनर के अंदर बंद है, बाहर से तो कोई चीज़ नहीं उसके ऊपर अफेक्ट कर रही। एक ग्लास कंटेनर के अंदर या ग्लास वेसल या एक ग्लास के बर्तन के अंदर बंद है, एक दूसरे के साथ तो टकरा रहे हैं। मतलब आप चंद स्टूडेंट्स हैं, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना, बस आप एक दूसरे को अंदर मुक्के मार रहे हो, एक दूसरे से लड़ रहे हो, एक दूसरे के सर पे कुर्सियां मार रहे हो, तो ये क्या, ये आपके कोलिजन्स हो रहे हैं, बाहर से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो ये जो आपके कोलिजन्स हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम आइसोलेटेड है, आप आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं लेकिन बाहर से कोई एजेंसी या वो आप एक्ट नहीं कर रही। लेकिन ये होता है कि मैं अंदर एंटर होता हूँ क्लास में और आके 2-3 लड़कों को 2 चपेड़ें लगाता हूँ और 1-2 को 2 मुक्के लगाता हूँ, भाई बंदे के बच्चे बन जाओ, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल एजेंसी ने एक बाहर से आके इंटरफेयर किया, लेकिन जब तक मैं अंदर नहीं आया उतनी देर तक आपका सिस्टम कौन सा था, आपका सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम था। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस जो है एग्जांपल इसकी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इनक्लोज्ड इन ए वैसल, जो इनक्लोज होते हैं किसी वैसल में या कंटेनर में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। These molecules collide with each other। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन। हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, बट नो एक्सटर्नल एजेंसी exerts the force on these molecules। लेकिन कोई एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो फोर्स नहीं लगाती इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप चले आगे, हमने स्टडी करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी कि मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की क्या स्टेटमेंट है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट, यानी कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ an isolated system remains constant। टोटल मोमेंटम जो है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही गैस मॉलिक्यूल्स की आप बात करें जो वैसल के अंदर है, तो इन गैस मॉलिक्यूल्स का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इनके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं करती तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। अब हमने इसका प्रूफ जो है वो देखना है। तो प्रूफ इसका हम देखते हैं। आप सपोज करें कि हमारे पास दो स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम consists of two hard smooth balls of masses m1 and m2, जिनके मासेस m1 और m2 हैं और ये मूव कर रहे हैं along the same direction and they are moving in same direction with velocities v1 and v2, और ये वेलोसिटीज v2 और v2 के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं इनकी फिगर बनाऊं तो ये देखें, ये दो हार्ड बॉल्स हैं, एक ये है m1 मास का, एक ये है m2 मास का, और ये दोनों ये इस तरफ जा रहा है v2 के साथ और ये इस तरफ जा रहा है v1 के साथ। ये क्या है, अभी इनका कोलिजन नहीं हुआ, बिफोर कोलिजन ये हमारे पास सिचुएशन है। तो अब क्या होता है, ये दोनों कोलाइड करते हैं, बोथ कोलाइड। तो जब ये कोलाइड करेंगे ये एक दूसरे के साथ m1 और m2, ये कोलिजन है।
और आफ्टर कोलिजन ये सेम ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और उनकी वेलोसिटीज v1 प्राइम और v2 प्राइम हो जाएंगी। तो आफ्टर कोलिजन देखें कि ये इस तरफ v1 प्राइम और ये भी इस तरफ v2 प्राइम m1 m2 m2 सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे आफ्टर कोलिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमें पता है कि F जो है वो mvf माइनस mvi ओवर टी के बराबर है। तो हमारे पास जो चेंज ऑफ मोमेंटम है m1 मास के लिए, ठीक है, ये m1 हो गया, द चेन इन मोमेंटम फॉर मास m1। तो चेंज इन मोमेंटम है मास m1 के लिए, उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं F क्रॉस टी m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। ठीक है, इसी तरह फॉर मास m2 एक्सक्यूज मी, इसको हम लिख सकते हैं m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो ये मास m2 के लिए चेंज इन मोमेंटम, ये मास m1 के लिए चेंज इन मोमेंटम। अब ऐड कर दें 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो f क्रॉस t प्लस f प्राइम क्रॉस t इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 प्लस m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। ये चीज़ जो है डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगी। तो अब आप देखें कि इस इक्वेशन के अंदर ये f और f प्राइम फोर्सेस जो हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, मैं यहाँ से t को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो f प्लस f प्राइम इंटू टी दैट इज इक्वल टू हमारे पास m2 v2 प्राइम प्लस m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 माइनस m1 v1, ये आ जाएगा। अब ये फोर्सेस f और f प्राइम ये क्या, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ठीक है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर हमारे पास जो ये वाला है टर्म, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f माइनस f t इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम
प्लस m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2, यहाँ पर कोई हम गड़बड़ कर गए हैं। ठीक है, सही लिखा है, m2 v2 प्राइम m1 v प्राइम माइनस m2 v2 और माइनस m1 v1 माइनस m1 v1। ये ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो कट जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा m2 v2 प्राइम प्लस m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 माइनस m1 v1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2, इनके ऊपर वेक्टर आना है। ये पेट बात है कि ये वेक्टर जो है ये इनके ऊपर आना है, ये आपने डाल देना है वेक्टर जो है ना इनके ऊपर। तो इसके बराबर आ जाएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। तो आप ये दे सकते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो बराबर है फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, ये P इनिशियल है m1 v1 प्लस m2 v2 और ये P फाइनल है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर है। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो ये क्या है, P इनिशियल, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव कर लिया। अब आप देखें कि अगर हमारे पास जो है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों और एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स फॉर द सेम अदर ऑब्जेक्ट इन द सेम ग्रुप। एज ए रिजल्ट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज होल इज ऑलवेज ज़ीरो। क्योंकि आप जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आप देखें आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा, इंटरनल फोर्सेस तो वहाँ पर लग रही हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो फोर्सेस आपस में एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट कर रही हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, लेकिन आपस में आप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो नेट फोर्स जो उनके दरमियान आपस में एक्ट कर रही होगी वो किसके बराबर होगी, वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। इसलिए जो एक ग्रुप जो है हमारे पास, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वहाँ पर एक इक्वल और अपोजिट फोर्स एग्जिस्ट करती है रिएक्शन की, जो कि सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। ठीक है, सेम ग्रुप के अंदर। तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट जो चेंज इन मोमेंटम है ग्रुप का वो हमेशा, यानी कि टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ग्रुप जो है वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर जो है वो रहता है। यानी कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही तो टोटल जो है मोमेंटम सिस्टम का वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। तो अब हम कल जो है फिर वो स्टडी करेंगे इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स और फिर वेलोसिटीज़ जो हैं इलास्टिक कोलिजन्स के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे, फिर वाटर फ्लो
मोमेंटम एक्सप्लोसिव फोर्सेस एंड देन फिर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन जो आ जाएगी और लास्ट आर्टिकल है और फिर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।